नंबर 8 के बारे में क्या कहती है। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ही प्यार मुझे मिल रहा है। आप लोगों का जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, आपके फीडबैक आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं और आपके जो है नए-नए सजेशंस आ रहे हैं जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ और आने वाली पोस्ट में मैं उनको इंट्रोड्यूस भी करता जाऊँगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, बाकी डिस्कशन हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हम खाना नंबर 8 के बारे में समझते हैं। खाना नंबर 8 क्या है लाल किताब में? खाना नंबर 8 जो है नुकसान, बेआसरी, माया, बीमारियां और सर्जरी से संबंधित है। ठीक है। दिशा जो है इसकी दक्षिण दिशा जो मानी गई है कि 8वां जो घर है वो दक्षिण दिशा को संबोधित करता है। और अगर हम जिस्म की बात करें, अपनी हेल्थ की बात करें तो इसमें कमज़ोर जो है अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो काफ़ी कमज़ोर इससे देखा जाता है कि 8वें से अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंसिडर करें तो 8वां घर अगर मैलिफिक या फिर कहीं शनि या फिर मंगल या राहु इन ग्रहों से कहीं जो है अफ्लिक्टेड है और साथ में इनके जो कारक ग्रह हैं शनि मंगल वो भी कहीं पर ख़राब हैं तो ये बदहज़मी पेट की खराबियां देता है। और मकान की छत व आग की जगह, जो पुराने घरों में आपने देखा होगा इन घरों में आग जलाने की एक जगह होती थी जहाँ पे आग जलाते थे, खाना बनाते थे या हाथ सेकते थे, पर वो किचन नहीं होती थी, मतलब एक सिंपली आग जलाने की जगह होती थी। ठीक है। अब जो है 8वें घर से एक जो है मंदी गिरा, मतलब पंडित जी ने उसमें लिखा है मंदी गिरा, मतलब जो एक इंसान की तासीर होती है, एक जो उसकी टेंडेंसी होती है वो अच्छी नहीं होती है। वो नेगेटिव जो है एक तरीके से लोगों से जलने वाला, लोगों से ईर्ष्या करने वाला या फिर मंदी सोच रखने वाला जो है आदमी होता है। अब जो दुश्मनों से परेशानी होती है इंसान को, वो भी खाना नंबर 8 से देखी जाती है कि दुश्मनों से क्या परेशानी होगी, उसको बीमारी क्या होगी या दुश्मन किस तरीके से उसके लेवल उसकी जो लाइफ में है, किस लेवल तक उसके जीवन में इन्फ्लुएंस करेंगे। अब जो है 8वां घर अगर बीमारी का बहाना देता है तो 11वां घर आने का है और तीसरा घर जो है बाहर जाने का रास्ता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली पोस्ट में बताया कि 8वां, 11वां और तीसरा, अगर इन घरों में कोई मंदे ग्रह हैं तो अंत जो है काफ़ी दर्दनाक होगा। और जो है अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो अंत जो होगा वो अच्छा होगा। अब जो है इसके अलावा खुद मंदी करतूतें जो इंसान करता है, गलत काम करता है लोगों के साथ, चोरी ठगी बेईमानी ये सब चीज़ें और गलत लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना, ये जो है 8वें घर से ही देखा जाता है। जहरीले जानवरों का भी घर जो है 8वां ही है, जैसे कि बिच्छू या जो जहरीले वाले होते हैं। जनरली कुछ कैटेगरीज होती हैं पर इनमें जो 8वें घर के बिच्छू की बात की गई वो जहरीला बिच्छू जो डंक मारे सीधा और बिना परवाह किए। जैसे कि अब ये जो जहरीले बिच्छू का गुण होगा वो इंसान के अंदर होगा। ठीक है। इसलिए इंसान की जो एक रिलेशन की गई है 8वें घर से वो जहरीले बिच्छू की तरह भी की गई है। लाल किताब में जो 8वां घर है ये मौत का या शमशान का घर है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है जो भी ग्रह आएगा वो कैद हो जाएगा, उसी नेगेटिविटी के अंदर कैद हो जाएगा। जैसे लाल किताब में लिखा भी गया है, सूरज चंद्र मंगल जब भी सूरज चंद्र बृहस्पति या नर ग्रह जब भी इस घर में आएंगे तो अगर वो अकेले अकेले हैं तो उनकी जो एक पावर है वो उसी घर में कैद होकर रह जाएगी। मान लीजिए चंद्रमा ही 8वें घर में आ जाता है तो इंसान क्या होगा, चंद्रमा अकेला अगर मान लीजिए 8वें घर में है तो इंसान जो है परेशान रहेगा। परेशान रहेगा, उसको कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं होगा। उसकी जो एक सोच है वो चार दीवारी में कैद हो गए, शमशान के अंदर बैठा हुआ इंसान, जो जलती चिताओं के बीच में बैठा इंसान ऐसी सोच रखने वाला होगा। यानी कि उसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें नहीं होंगी, वो हमेशा डरा सहमा या उसके अंदर नेगेटिव ख्यालात की जो एक टेंडेंसी है, एक लेवल हो वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। और जब 8वें चंद्रमा आएगा तो 8वें चंद्रमा संबंधित जो चीज़ें हैं, जो उसकी कारक चीज़ें हैं उन पे भी असर आएगा। तभी इसमें लाल किताब में पंडित जी ने एक उपाय बोला है कि शमशान के पानी को लेके उसमें चांदी का चौकोर टुकड़ा डाल के आप जो है उसको अपने घर में रखें।
उसका जो सिंपल एक कारण है वो ये है कि चांदी जो है चंद्रमा है और शमशान का पानी जो है, पानी ही चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा को सपोर्ट देने के लिए चौकोर जो है मंगल नेक एक निशान है। तो चंद्रमा को जब मंगल नेक का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मंगल यहाँ चंद्रमा का दोस्त है, तो जब मंगल का एक सपोर्ट मिलेगा तो चंद्रमा के जो एक अकेलापन है, एक नेगेटिविटी है, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है। अब आठवां घर जो है इसके साथ साथ मौत के इंसाफ का घर है। इसका नतीजा जैसे को तैसा होगा। ठीक है। जैसे को तैसा इसका नतीजा होगा। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिए कि इंसान जैसे कर्म करेगा, जैसी जो है वहां पे तासीर होगी ग्रहों की, और जैसे असर होंगे वहां पर, उसी हिसाब से उसका जो है लाइफ में उसका नतीजा वैसे का वैसा ही होगा। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो नेगेटिव अंत होगा, बीमारियों से हो सकता है। इस तरह से ये घर मंगल और शनिचर का साझा घर है। ठीक है। जो कि इस घर के कारक हैं। बृहस्पति, मंगल, सूरज नर ग्रहों में से कोई एक भी घर में बैठा हो तो मौत ना होने देगा। ठीक है। अब ये चीज इसमें कंसेप्ट है कि जब भी वर्षफल में इन नर ग्रहों में से कोई भी ग्रह आठवें घर से होता हुआ गुजरेगा या वर्षफल खाना नंबर 8 में आ जाएगा, तो उस समय मौत नहीं होने देगा। ठीक है। वर्षफल में अगर इन ग्रहों में से कोई भी 8वें घर में आ जाए तो उस साल मौत ही नहीं होगी। यानी कि अगर कोई इंसान बीमार है, कोई इंसान बेड रिडन बीमारी से गुजर रहा है और नर ग्रहों में से 8वें घर में गोचर आ जाए, तो उसकी किस्मत उसको बचाएगी। यानी कि वो हो सकता है रिकवर कर जाए और अपनी बीमारी से उठ खड़ा हो। ठीक है। पर जो है कष्ट जरूर आएंगे, क्योंकि आपने इसके साथ साथ लगन कुंडली के 8वें, तीसरे और 11वें घर को भी साथ साथ देखना है कि क्या उसकी कुंडली में इस तरह के योग हैं कि इस समय में जो वर्षफल आया है वो उसको कष्ट देने के लिए आया है और वो बीमारी से उठ खड़ा होगा। ठीक है। पहला घर जहाँ छाती है तो 8वां घर पीठ होती है। क्यों? क्योंकि पीठ जो है मंगल बद की होती है। अब जो पीठ में रीढ़ की हड्डी गई है वो रीढ़ की हड्डी केतु है। ठीक है। इन चीज़ों को हमको अलग अलग करना पड़ेगा कि क्या चीज़ यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, छाती या पीठ, अकेली पीठ। कईयों को पीठ की प्रॉब्लम होती है, पर कईयों को स्पेसिफिकली रीढ़ की प्रॉब्लम होती है, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है, लोअर लंबर बैक पेन्स होते हैं, कई तरह की प्रॉब्लम होती है। तो उनको हम चीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। मंगल और शनि, यानी कि मंगल और शनि जब आपस में मिलेंगे तो मसनूई राहु की लड़ाई में केतु की चीज़ें खराब होंगी। जब 8वें घर में मंगल और शनि मिलेंगे तो केतु बर्बाद होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि शनि के जो एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पे खराब होंगे। साथ में केतु, केतु यानी कि जो अगर केतु से हम देखें तो केतु की चीज़ें क्या क्या होंगी। केतु की सबसे मुख्य जो चीज़ है वो बेटा है, यानी कि औलाद है। तो औलाद को इससे जो है काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। कईयों में कंसेप्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोग जैसे मिसकैरेजेस होते हैं या औलाद बीमार होती है, तो ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अगर 8वें घर का मंदा असर हो तो दूसरे घर और चौथे घर में दृष्टि से असर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8वें का 12वें से कनेक्शन है, 12वें का दूसरे से भी कनेक्शन हो जाता है, और जो है 8वां दूसरे घर को भी देखता है, दूसरा घर छठे को भी देखता है, पर इनकी जो बुनियाद होती है वो चौथा घर होती है, यानी कि माता। माता यानी कि अगर आपकी कुंडली में इस तरह से कोई 8वां 12वां 8वां दूसरा या दूसरा छठा कोई कॉम्बिनेशन, एक गलत कॉम्बिनेशन आ रहा है कि एक दूसरे की दृष्टि से ये सब ग्रह खराब हो रहे हैं, तो माता के आशीर्वाद से उस जो जहर है आपके जीवन में उस वर्षफल का, उस वर्षफल के जहर को आप दूर कर सकते हो। माता के आशीर्वाद लें, माता की ब्लेसिंग्स लें, माता की सेवा करें, तो आप चंद्रमा को चौथे घर को जगा के उस घर के जो 8वें दूसरे छठे और छठे 12वें का जो एक विपरीत प्रभाव आ रहा है उनको आप दूर कर सकते हैं। अगर सूरज चंद्र बृहस्पति अकेले अकेले या इकट्ठे नंबर में 8 में आ जाएं तो नंबर 8 का मंदा असर नंबर 8 तक ही सीमित गिना जाएगा। ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रह हैं नर ग्रह,
आपस सिंगल सिंगल जब भी कभी आएंगे आठवें घर में, तो उस ग्रह से, आठवें घर से संबंधित चीज़ों का जो असर है वो आगे नहीं फैलने देंगे, और जो उस घर की, आठवें घर की जो नेगेटिविटी है वो अपने ऊपर लेंगे। यानी कि ये बेनिफिक ग्रह हैं, और आपके जो आ, आठवें घर से दृष्टि दूसरे घर पे जाएगी, दूसरे घर से छठे पे आएगी, तो इन नेगेटिव प्रभाव को ये रोकने की कोशिश करेंगे, यानी कि सीमित करेंगे उस दायरे को। पर इसके साथ साथ असर इन ग्रहों पर होगा, क्योंकि इन्होंने आगे चीज़ें जाने नहीं दी गलत, और इन्होंने अपने ऊपर उन चीज़ों को समावित किया आपको बचाने के लिए। ठीक है। शनिचर चंद्र मंगल जब नंबर 8 में हो, तो यानी कि आपको बचाएंगे, आपके लिए अच्छा होंगे कहीं ना कहीं। पर चीज़ों को ये नुकसान ज़रूर देखने को मिलेगा इनसे संबंधित, पर ये आपको बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। ठीक है। मगर जब भी कोई दो या सारे इकट्ठे हों, जब भी कोई दो ग्रह आपस में आ जाएं, तो वो जो एनर्जी का लेवल है वो बढ़ जाता है, वो वहाँ से लीक होना शुरू हो जाता है, बाकी ग्रहों में आ जाएगा। अगर शनिचर हो तो मौतों का भंडारी होगा। अगर यानी कि नर ग्रह हो, साथ में शनिचर भी आ जाए, तो उसके परिवार में पता नहीं कितनी मौतें होती होंगी, जवानों की, बूढ़ों की, और जो ना चाह कर भी जिनको उसके ख़ानदान में इस तरह के वाक़यात होते होंगे कि मौतों का सिलसिला उसके ख़ानदान में काफ़ी ज़्यादा होगा। दौलत और वह शोहरत को ख़राब करने वाला होगा, क्योंकि आठवें घर से हम सेहत भी देखते हैं, और दौलत को इसलिए ख़राब करेगा क्योंकि जब आठवें घर से दूसरे घर पे दृष्टि जाएगी, तो दूसरा घर तो आपका फाइनेंस का है ही, तो एक मिला हुआ जहर आपके दूसरे घर पे सीधा वो पड़ेगा। इस वजह से दौलत और शोहरत दोनों ही चीज़ें खराब होंगी। और अगर मंगल बद हो तो धिक्कारी और भर्त्सना का देवता होगा। ये पंडित जी ने बोला है कि अगर मंगल बद भी साथ में हो, मंगल खराब हो आपकी वर्ष फल में, अगर खराब आ जाए उस समय, और साथ में, या तो देखिए कंडीशंस हम दो तरह से लेते हैं कि एक नेटल होती है, एक वर्षफल की होती है। पर वर्षफल की जो कंडीशन होती है आपके जन्मदिन से जन्मदिन तक की होती है, हम उस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि उस समय में उपाय काबिले तारीफ और काबिले होता है। ठीक है। अब जो है हमें क्या देखना है कि शनि भी साथ में आ गया, तो अ, मंगल भी है, मंगल बद भी है, तो इंसान के जीवन में वो यश, वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहेगा, यश नहीं मिल पाएगा, इंसान धिक्कारियों का सामना करेगा, भर्सना अपने आप को ही नेगेटिविटी इन्फ्लुएंस से बढ़ता जाएगा। मंगल और बुध इस घर में इकट्ठे तभी अच्छे फल देंगे अगर शनिचर खाना नंबर 2 में ना हो। अब शनिचर खाना नंबर 2 में क्यों ना हो? अगर शनि सांप है तो बुध दांत है। ठीक है। अगर शनि जो है दूसरे में आ गया और मंगल बुध यानी कि मंगल बद हो गया, तो मंगल बुध का असर यानी कि शनि को दांत मिल गए, और वो दांत वाला सांप शनि जो है आपके दूसरे घर में फन फलाए बैठा होगा, जो कि जैसे ही आप अपने पैसे के लिए हाथ डालोगे, या पैसे सिंपली एक समझ लीजिए कि आप बिल में कोई चीज़ निकालने के लिए डालते हैं, तो सांप उसी समय डंक मारेगा आपको। तो यही चीज़ आप एक इसको रिलेट करके देखिए कि जैसे ही शनि को दांत मिल गए, वो चीज़ें वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कई तरह की इसमें देखी गई हैं, बिजनेस लोगों के ठप हो गए, लोगों का पैसा दबा लिया गया, उनके रिश्तेदारों ने उनके साथ धोखा किया। ठीक है। इंसान शराब की लत में पड़ के पैसे बर्बाद किया, अपना सेहत बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, अपना मान सम्मान बर्बाद किया, बहुत सी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आप अपने आप रिलेशन करते जाओगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बता दूं कि मुझे एक कमेंट आया था, फीडबैक आया था कि आप 1952 की लाल किताब से बताएं। देखिए, मैं बताने को तो आपको पहली पोस्ट से ही बताना शुरू कर देता, मैं क्यों आपको सिंप्लीफाई वर्ड में बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि आप पहले इन चीज़ों का रिलेशन समझ लीजिए। क्योंकि 1952 में दोहे हैं, दोहे हैं, वो भी उर्दू लफ्ज़ों के दोहे हैं। अगर मैं उन उर्दू लफ्ज़ों को यहाँ पे एक एक दोहे को भी समझाने लग जाऊँ तो एक पोस्ट मेरी पूरी निकल जाएगी, और जो काम की चीज़ है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी। तो पहले आप जो है एक बेसिक अपना बेस बनाइए, जैसे कि मैं आपको हर एक ग्रह को जो बता रहा हूँ, रिलेट करके बता रहा हूँ, हर एक घर की जो व्याख्या कर रहा हूँ,
तो इन चीज़ों को जब आप समझने शुरू हो जाएंगे तो इसके बाद में 1952 के जो वॉल्यूम्स हैं उनके स्टेप बाय स्टेप आपको समझाना शुरू करूँगा, ताकि अगर आपके पास वो वॉल्यूम्स हैं तो आपको पेज नंबर के साथ आप वो लाइन टू लाइन चीज़ों को समझ सकें। मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा कि किस तरीके से वो कॉम्बिनेशन बनना है, क्योंकि देखिए 1952 में आपके घर की यानी कि जो घर की कुंडली भी इसमें वास्तु भी यूज़ हो रहा है, इसमें आपका पामिस्ट्री भी यूज़ हो रहा है क्योंकि क्याफे हैं इसमें, ठीक है। और साथ में आपकी ग्रहों के बारे में यूज़ हो रहा है, और ये सब चीज़ें जो है एक श्लोक टाइप में लिखी गई हैं। कुछ कुछ चीज़ों की व्याख्या की गई है, पर श्लोक में जो है उर्दू वर्ड्स भी आ रहे हैं, वो उर्दू वर्ड्स थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, तो जो न्यू लर्नर्स हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए मैंने आपको सिंपल वर्ड में ये पोस्ट बनाना सही समझा, और इनका ही फीडबैक अच्छा आ रहा है, लोग इसी तरीके से समझना भी पसंद कर रहे हैं। बाकी जैसे जैसे आप समझते जाओगे तो मुझे आशा है कि आप एडवांस लेवल पे पहुंच जाओगे, और एडवांस लेवल पे पहुंचते ही मैं जो है 1952 के वॉल्यूम्स पेज बाय पेज आपको समझाना शुरू करूँगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगल और बुध जब भी आपने समझ लिया कि जब इकट्ठे होंगे और साथ में खाना नंबर 2 शनि आएगा, तब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स करेगा। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 6 पर भी होता है। दोनों से अगर एक घर भी मंदा हो, दोनों का असर मंदा होगा। खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 6 से क्यों मंदा होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, खाना नंबर 8 देखे खाना नंबर 2 को, और खाना नंबर 2 देखे खाना नंबर 6 को, खाना नंबर 6 देखे खाना नंबर 12 को। तो जब भी खाना नंबर 8 मंदा होगा, खाना नंबर 6 मंदा होगा, तो समझ लीजिए प्रॉब्लम्स का कनेक्शन बन गया, ठीक है। 8वें घर का मंदा असर अपनी बुनियाद चौथे घर में दूसरे घर के जरिए जाता है, लेकिन अगर दूसरा घर खाली हो तो मंदा असर 8वें तक ही सीमित रहता है। यानी कि जब कोई रिसीवर ही नहीं है दूसरे घर में, यानी कि 8वें घर में तो गलत ग्रह बैठ गए, जब कोई उनकी जो नेगेटिविटी है, जो उनका जहर है, रिसीव करने के लिए दूसरे घर में है ही नहीं, तो वो जो दूसरे घर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दूसरे घर से 6वें घर का एक कनेक्शन बनेगा, वो नहीं बन पाएगा। इसलिए दूसरे घर को खाली होना बहुत ज़रूरी है अगर आपने बचना है तो। अगर दूसरे घर में ग्रह होंगे तो 8वें से दूसरे में जाएगा, वैसे ही दूसरे से छठे में पहुंच जाएगा, ठीक है। अब चमकीले लाल रंग को मंगल बद कहा गया है, ठीक है, जो चमकीला लाल रंग होता है। और छोटी लड़कियों को, जैसे छोटी लड़कियां होंगी तो छोटी लड़कियों के कपड़े खाना नंबर 8 को बर्बाद करेंगे, ठीक है। अब जब इंसान जो है चमकीले कपड़े लाल रंग लेकर आता है, और छोटी लड़कियों के कपड़े खास कर लेकर आता है, या लाल रंग से ज़्यादा लगाव रखता है, वो भी चमकीले लाल रंगों से, ठीक है, गाड़ी हो गई या कपड़े हो गए या सामान हो गया, तो मंगल बद का जो असर है उसके जीवन पे बहुत ज़्यादा बुरा पड़ेगा। तो इस चीज़ों से बचाव ही अच्छा है। इन चीज़ों से अगर आपकी कुंडली में मंगल बद है तो बच के रहिए, लाल चमकीले लाल रंगों से परहेज करिए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि सूरज अगर सूरज बृहस्पति या चंद्र में से कोई भी इकट्ठे या अकेले अकेले के खाना नंबर 8 में बैठे हैं, तो 8वें घर का असर जो उल्टा है वो दूसरे घर में नहीं जाएगा, और ना ही सीधा 12वें घर में जाएगा। यानी जो असर 8वें तक ही सीमित रहेगा। अगर 11वें घर में बुध 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह 8वें घर में बैठे हुए ग्रह का दुश्मन है, तो 8वें घर का उल्टा असर दूसरे घर पर नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि दुश्मन जो है 8वें घर से जो है वो कनेक्शन नहीं लेगा, ठीक है। अब वो कनेक्शन नहीं लेगा तो 8वें घर का जो उल्टा असर जो है वो दूसरे घर पे नहीं जाएगा। 8वें का तीसरे घर से संबंध, जब तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं तो मौत नहीं होती, ठीक है। जब भी इस चीज़ को आपने समझा कि 8वां जो है, 8वां अगर बीमारी या मौत का बहाना दिखाता है तो 11वां घर दुनिया में आने का है, और तीसरा घर जो है इंसान की देह और आत्मा को निकलने का दरवाज़ा है, यानी कि तीसरे घर से इंसान जाएगा। अब जैसा कि आपने समझा कि मान लीजिए 8वें घर में कोई इस तरह की कंडीशन बनी हुई है और तीसरे घर में कोई ग्रह ही नहीं है, ठीक है। तो तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है तो इंसान का वो जो वर्षफल होगा, हो सकता है कि अ, उसको जन्म जो मरण अवस्था तक जरूर ले जाए, ठीक है, पर उसकी मौत नहीं होगी। क्योंकि
उसकी मौत का जो फरमान तीसरे घर से एक लिखा होता है, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं है कोई ग्रह। तो दोस्तों इसका जो हमने असर लेना होता है कि तीसरे घर में अगर कोई चीज़ हमने स्थापित करनी होती है, तो उसके लिए शमशान की भूमि यानी कि शमशान घाट, ठीक है, यहाँ पर उपाय किए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए जैसे चंद्रमा अब खराब है, कई लोग तो डरते हैं चंद्रमा का ये उपाय करने के लिए शमशान का पानी लेकर घर पर आ जाएं। कई बार ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और जो करते हैं कि मैंने कई लोगों का ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। स्टार्टिंग में लोग ज़रूर कतराते हैं करने के लिए, कई लोगों के हर तरह के उपाय होते हैं। जैसे मान लीजिए केतु है 8वें घर में और औलाद पे कोई गलत इफ़ेक्ट आ रहे हैं, केतु के साथ और भी कोई ग्रह आ रहा है, तो हम सिंपली उपाय में क्या कहते हैं कि आप काला सफ़ेद कंबल लीजिए, और कोई ग्रह वहाँ पर है उससे संबंधित चीज़ें ले जाके आप जो है शमशान की भूमि में दबा के आइए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब हमने इन चीज़ों की बलि वहाँ पे दे दी, तो जो है औलाद आपकी बच जाएगी, ठीक है? और जो ग्रह वहाँ पे 8 में आए हुए हैं, उन चीज़ों पर जो नेगेटिव प्रभाव है वो बच जाएगा। यानी कि आपने इनडायरेक्टली उन ग्रहों से संबंधित चीज़ों की बलि शमशान में पहुँचा दी, ठीक है? तो जब आपने वो चीज़ें पहुँचाई, तब वो चीज़ें जो नेगेटिव हो रही थी 8वें घर में, केतु के साथ और भी ग्रह थे या केतु था, तो वो शुभ प्रभाव देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फ्री हो चुका होता है। तो दोस्तों इसके साथ-साथ अब हम आगे जो प्लैनेट और ग्रह के साथ कॉम्बिनेशन की अगली पोस्ट में आए फिर दोबारा मिलेंगे। पर जाते-जाते मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जनवरी के स्टार्टिंग वीक से लाल किताब की क्लासेस शुरू होने वाली हैं, जिसमें केपी है, लाल किताब है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमेरोलॉजी है। और जो लाल किताब की क्लासेस हैं वो मेरे गुरुजी ही देंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वही क्लासेस दें, और जब तक वो हैं वही क्लासेस दें। जब वो कहेंगे कि हाँ अब तुम दो, या अब, क्योंकि देखिए उम्र का भी तकाजा होता है कि अब उनकी उम्र भी हो चुकी है। पर जब वो कहेंगे, या जब वो उनके मुख से वो वाणी निकलेगी, तभी हम आगे जो है मैं शुरू करूँगा क्लासेस। पर तब तक के लिए आपके साथ इस तरीके से जो पोस्ट का सिलसिला वो चलता रहेगा, जो कन्फ्यूजन्स हैं वो चलती रहेंगी। और इसके साथ-साथ वॉल्यूम 1 जो है लाल किताब का मेरे गुरुजी द्वारा लिखा हुआ, वो मिल सकता है आपको, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ ही किताबें आई हैं। पर वो किताबें मैं सीरियस स्टूडेंट को ही दूँगा, और सेकंड वॉल्यूम के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप क्लासेस ही लें, क्योंकि सेकंड वॉल्यूम को समझने के लिए जो है क्लासेस लेनी पड़ती हैं। वो टेक्निकल है थोड़ा, वो आपको किताब से नहीं समझ आएगा। पहला वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जिसको पढ़ के आप लाल किताब का जो बेसिक है वो मेन चीज़ें हैं वो समझ जाएंगे। खाना, दृष्टियाँ, सारी ग्रामर, ग्रह और प्लैनेट्स, हर एक प्लैनेट, हर एक ग्रह कौन कौन से घर में जाएगा तो क्या रिजल्ट देगा, उनके साथ साथ उनकी रेमेडीज, सारी चीज़ें जो हैं खाना वॉल्यूम 1 में दी गई हैं। तो आप ये ले सकते हैं। 350 की बुक है, 100 रुपीज़ पोस्टेज होगा, कोई ज़्यादा नहीं है। जो सीरियस स्टूडेंट हैं वही कांटेक्ट करें, बाकी जिन्हों को किताब इकट्ठे करने का शौक़ है प्लीज़ वो ना लें, क्योंकि लाल किताब ऐसे उनको कभी नहीं आएगी। और लाल किताब तो उनको कभी भी नहीं आती जब तक वो गुरु का साथ ना हो, और गुरु के चरणों में जाके या गुरु से शिक्षा ना लें, ठीक है। पर हाँ, एक ये ज़रिया हो सकता है गुरु तक जुड़ने का कि आपने किताब पढ़ी, आपको कोई कन्फ्यूजन हुई, आप गुरु से कंसल्ट कर रहे हैं, गुरु से क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें हैं लर्निंग की। बाकी एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसको मैं भी अभी मतलब लर्न कर रहा हूँ, और हर कोई इसको लर्न करता है, क्योंकि ये अथक सागर है। तो दोस्तों आने वाली पोस्टों में क्या-क्या चीज़ें मैं नई-नई इंट्रोड्यूस करूँ, और मैं चाहता हूँ कि कुछ और सजेशंस मुझे मिलें। बाकी आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी सब्सक्राइबर भी अब शुरू हो गए हैं जुड़ने, और काफ़ी व्यूज़ भी आ रहे हैं, और साथ में काफ़ी अच्छे कमेंट्स और फीडबैक भी मुझे मिल रहे हैं। बस ऐसा ही प्यार चाहता हूँ ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे, और आपको मैं ऐसे ही लर्निंग देता रहूँ। तो दोस्तों फिर दोबारा अगली पोस्ट में फिर मिलेंगे, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।